जय हिंद। डेली जीके जीएस का टेस्ट का आज 38 नंबर हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे। इससे पहले आपको 37 तक हम करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये खान सर के टीम के द्वारा तैयार किया हुआ रहता है, जिसमें आपको पता है कि 50 प्रश्न रहता है, जिसमें आपको जीके साइंस और करंट अफेयर भी रहता है। तो कोई भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए पहला प्रश्न हम लोग का कहता है कि लैंगून झील के संदर्भ में यहाँ पे विचार करना है और कौन सा कथन इसमें से सही है वो आपको देखना है। तो चलिए पहला हम लोग का ऑप्शन कह रहा है कि जो है लैंगून झीलों से प्राप्त जल संसाधन उपयोग केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यों में पीने के लिए किया जाता है। तो गलत बात है, पीने के लिए नहीं किया जाता है, मतलब क्योंकि यह खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है समुद्र का। चलिए दूसरा ऑप्शन करा, यानी पहला तो गलत हो गया। लैंगून झीलों के जल संसाधन का उपयोग मछली पालन में और चावल के कुछ निश्चित किस्मों और नारियल आदि के सिंचाई में किया जाता है। तो ये आपका क्या है कि सही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल आपका 2 सही हो जाता है। तो 1 का आपका बी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। यहाँ पे भी आपको कथन सही के पहचान करना है। तो मुंबई एक क्या है कि कृत्रिम पतन है, जहाँ देश के विदेश व्यापार में अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। तो गलत है, क्योंकि यह कृत्रिम नहीं, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई आपका। चलिए दूसरा हो गया कि मारमागुआ पतन जुआड़ी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित एक प्राकृतिक पतन है। तो पर यह बात सही है जो गोवा वाला है। दूसरा है, तीसरा कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू पतन को नहावा सुहा में मुंबई पतन के लिए अनुषंगी पतन के रूप में विकसित किया गया, यानी कि उसको भार को कम करने के लिए किया गया था। तो ये भी आपका कथन मतलब सही है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 2 और 3 आपका सही है। तो 2 का आंसर आपका बी नंबर हो जाता है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तो तीसरा प्रश्न पर यहाँ पे भी कथन पे आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है इसकी आपको पहचान करना है। तो चलिए भारत में वायु परिवहन की सर्वप्रथम शुरुआत प्रयागराज से नैनी के बीच हुआ था। तो इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था 1911 में, याद रखेगा। तो ये आपका सही है। वायु परिवहन की मतलब राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो आपको 1953 में हुआ था, ये भी सही है। भारतीय वायु परिवहन क्षेत्र में सुरक्षित, सक्षम और वायु यातायात संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उत्तरदायी होता है। तो ये भी आपका सही है। पवन हंस क्या है कि एक हेलीकॉप्टर सेवा है, तो ये भी सही है। इस तरह से अगर आप देखेंगे 3 का तो आपका डी नंबर आंसर हो जाता है। चारों आपको कथन इसमें क्या है कि आपका सही है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। नागपुर योजना का संबंध, यहाँ पे भी आपको कथन सही ही निष्कर्ष निकालना है। तो नागपुर योजना का संबंध सड़क विकास योजना से है, तो ये आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI एक स्वायत्तशासी निकाय है, तो ये भी आपका सही है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख रखाव का परिचालन की जिम्मेवारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है, तो ये भी आपका सही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका भी तीनों के तीनों कथन आपका सही है। तो 4 का आपका आंसर डी हो जाता है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है जो कि मिट्टी से संबंधित है। यहाँ भी आपको कथन सत्य की पहचान करना है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि मिट्टी में जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है यदि मिट्टी बहुत ज़्यादा शुष्क या ठंडी हो जाती है। तो बात सही है। काफ़ी ज़्यादा हो जाने से उसके अंदर कुछ क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह क्या होता है कि वह मतलब मृत मतलब पाए मतलब हो जाते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा, मिट्टी में जलवायु दशाओं और भू आकृति वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती रहती है, यानी कि मतलब वह जो फसलों के अवशेष वगैरह से भी मतलब होते रहता है। तो ये भी कथन सही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका कथन दोनों के दोनों सही है। तो 5 का आपका आंसर सी हो जाता है। चलिए 6ठा नंबर है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। याद रखिए सुमेलित नहीं है के पहचान कर रहे हैं। तो गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं, तो ये तो सुमेलित है। महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहते हैं, ये भी सही है। कर्नाटक वाला को मालाबार, क्योंकि केरल ही नहीं बल्कि कर्नाटक का मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार भी कहते हैं। तो इस तरह से ये भी आपका सी भी सही है। केरल के तट को कोरोमंडल नहीं, क्योंकि पूर्वी तट है कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा गोदावरी तक का कोरोमंडल होता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका 6 का आपका डी नंबर यानी कि 4 वाला सही हो जाता है, क्योंकि इसमें यही आपका गलत है। चलिए 7वां नंबर, वेल्ड के बारे में, यहाँ से घास के मैदान के बारे में पहचान करना है।
तो चलिए इसके पश्चिम में कालाहारी, यहाँ भी कथन सत्य की ही आपको पहचान करना है। तो इसके पश्चिम में में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो बात सही है, इसके पश्चिम में कालाहारी आपको मरुस्थल देखने को मिलता है। दक्षिण पश्चिम बोत्सवाना के आसपास में जायरे और इसकी सहायक नदियाँ इस प्रदेश को सिंचित करती है। तो गलत है, इसको इस प्रदेश को सिंचित नहीं करते। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 7 का केवल ए मतलब आंसर हो जाता है कि सही है। 8वां है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो किसके साथ करना पड़ा था? तो हीरोज के साथ आपको करना पड़ा था 1857 की क्रांति में। और हीरोज ही तो रानी लक्ष्मीबाई को बोला था 1857 की क्रांति में एक अकेला कोई मर्द था, तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई ही थी। ये हो गया 8 का। चलिए 9वां नंबर है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इस तरह से अवध से आपका था बेगम हजरत महल मतलब हुई थी। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया हुआ था? तो आपको वही बेगम हजरत महल ही थी। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो इलाहाबाद से अगर आप देखेंगे तो लियाकत अली थे। और चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 1857 में संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या मतलब कौन सा थी? तो याद रखें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या आपको अवध से ही था। 13 नंबर प्रश्न है कि नाना साहब कमांडर का सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ कौन थे? तो आपको तात्या टोपे थे। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 14 नंबर कहता है कि अत्यधिक निम्न घनत्व सामान्य हवा के घनत्व के लगभग 1,00,000वें भाग के बराबर वाली किस्म गैस के शीतल के बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के मतलब जो बनता है वह क्या माना जाता है? तो वह द्रव्य की याद रखिएगा वह 5वीं अवस्था है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। जबकि चौथी अवस्था को आपको पता है कि प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। बाकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम तो ठोस, द्वितीय आपका द्रव हो गया, तृतीय गैस के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। और ये लगभग कितना वैल्यू होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस यह होता है। काफ़ी ज़्यादा निम्न के अथी पर यह किया जाता है, ताप पर बनता है, जो 5वीं अवस्था हो गया। चलिए 15 नंबर प्रश्न आता है कि वोटिंग स्याही में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आपको सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है वोटिंग करते समय। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला भी रिकॉल कर लीजिए, AgNO3 होता है। उसी तरह से अगर यहाँ पे बी देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का होता है AgBr, यह फोटोग्राफी प्लेट में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर सिल्वर आयोडाइड कर देंगे, सिल्वर आयोडाइड, तो इस तरह से यह कृत्रिम वर्षा में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सभी भी प्रश्न आपको रिकॉल करके रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है फैक्ट्स। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों को बढ़ते क्रम में, क्या है कि आकर्षण बल को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही निरूपित करता है? तो इस तरह से अगर देखेंगे तो बढ़ते क्रम में तो ये 16 का सी नंबर हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन वो काफ़ी दूर दूर है उसके कण एक दूसरे के। उसी तरह से जल उससे थोड़ा सा घनत्व तो बढ़ गया, और शर्करा यानी कि चीनी यानी कि इस तरह से ठोस हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 16 का आपका सी नंबर आंसर हो जाता है। चलिए 17 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। जल में विलय, कौन सा इसमें से जल में आसानी से घुल जाता है, उससे संबंधित देखना है। तो जैसे जल में ऑक्सीजन तो आसानी से यह घुल जाता है। मिट्टी का तेल तो ये आपको घुलता नहीं है क्योंकि उसके ऊपर तैरता है। सीध का हो गया तो ये भी घुल जाता है। नींबू का रस ये भी आपको घुल जाता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 4 यानी कि आपका सी, 17 का आंसर सी नंबर आपका हो जाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। जल की कठोरता के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा कठोरता के आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। तो याद रखिएगा वह कैल्शियम, और साथ ही साथ में क्या होता है कि मैग्नीशियम होता है। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कठोरता दो तरह की होती है, कि एक अस्थायी कठोरता होती है। तो अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है, आपको याद रखना होगा कि बाइकार्बोनेट के कारण होता है। जबकि मतलब अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोरेट और नाइट्रेट के कारण होता है। तो ये भी आपको रिकॉल करके रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पारे का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो पारे का क्वथनांक याद रखिएगा 357 होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 357, 355 मतलब 57 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। और अगर हिमांक की बात करेंगे पारे का, तो याद रखिएगा -39 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे टाइप राइटर द्वारा थोड़ा सा मिस हो गया है, इसी को ही बना लीजिए 357। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। शीर्ष और समीप वाले गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तो मतलब क्या होती है? तो याद रखिए वह त्वरक की कितना होती है? तो आपको आधा होता है।
और तरंगदैर्घ्य को किस में मापा जाता है, तो एंगस्ट्रम में माना जाता है। ए के ऊपर 0 लिख देते हैं तो यह एंगस्ट्रम हो जाता है। अगर ए के सिर्फ ए लिख देंगे तो यह तो एम्पियर का संकेत हो जाता है। ये भी आप थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें अंतर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा SI मतलब जो कि मात्रक नहीं है, तो जैसे देखिए मूल मात्रक 7 है, तो दूरी का मात्रक मीटर सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम ये भी सही है, समय का मात्रक सेकंड ये भी सही है, जबकि ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है, यहाँ पे जो कि सेल्सियस दिया है, जो कि यही आपका गलत हो गया। तो इस तरह से मूल मात्रक में तो आपका 21 का D नंबर आपका प्रश्न हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से सदिश राशि कौन कौन, मतलब सदिश राशियों की पहचान करना है। तो रेखीय विस्थापन ये सदिश होती है, कोणीय वेग ये भी सदिश होता है, विद्युत धारा जो कि अदिश होता है, ये गलत हो गया, चुंबकीय तीव्रता ये भी आपका सदिश होता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे 22 का, तो 22 का आपका C हो जाता है, यानी कि 1, 2 और 4 इसका क्या है कि सही है। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। यदि किसी पिंड का भार W है और द्रव्यमान M है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ करके 2m हो जाने पर भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका वजन क्या हो जाता है कि दुगना हो जाता है, क्योंकि भार बराबर मतलब देख लीजिए W बराबर mg, तो इस तरह से mg हो जाता है, तो उसका क्या है द्रव्यमान ही दुगना कर दिया जाता है। इस तरह से इसका वजन क्या हो जाता है कि आपको दुगना हो जाता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मतलब मामला मौलिक अधिकार और राज्य का नीति निर्देशक तत्व DPSP के बीच विवादों के संघर्ष से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना होगा कि इसका आंसर 24 का मतलब B हो जाता है, यानी कि गोलकनाथ के 67 और मिनर्वा मिल्स 1980 वाला हो जाता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इनके कथनों पर यहाँ पे भी आपको विचार करना है। तो भारत के राष्ट्रपति यह निर्णय लेते हैं कि धन विधेयक है या नहीं, तो गलत है। यह लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्धारित करता है कि कोई सा धन विधेयक है या नहीं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होती है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, तो ये कथन आपका 2 का सही है। चलिए तीसरा नंबर हम लोग का कहता है कि केवल वित्तीय विधेयक ही धन विधेयक है, जिनमें विशेष रूप से वे मामले शामिल होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर की पहचान करें। इस तरह से अगर देखेंगे तो आपका 25 का B नंबर आंसर हो जाता है। 2 और 3 क्या था आपका कथन इसका सही था। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आएंगे। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में अपनाई गई भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता आपको क्या क्या है, तो इसमें से अगर देखेंगे तो चलिए धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो बात सही है ये आपका। चलिए दूसरा कह रहा है कि ऑप्शन किसी भी नागरिक को धर्म अथवा जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, तो ये भी आपका सही है। ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा 28 और 29 वाला आसपास में। चलिए तीसरा कह रहा है कि हम लोग का कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी सीमा के मतलब धर्मार्थ संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार है। यहाँ याद रखिएगा प्रत्येक धार्मिक नहीं, मतलब उसमें आपको ये खास तौर से अल्पसंख्यक वगैरह के लिए किया गया है, तो इस तरह से आपका तीसरा नंबर ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 1 और 2 आपका सही है। 26 का B नंबर। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। 27 नंबर हम लोग का प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति के मर्जी तक कौन से मतलब पद पे नहीं रहता है, तो यानी मर्जी तक पद पे नहीं रहते हैं। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो इसका 27 का आपका B नंबर हो जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, संघ लोक सेवा आयोग मतलब हो गया UPSC, साथ ही साथ ये निर्वाचन आयुक्त के मतलब सदस्य। इस तरह से आपका देखेंगे तो 27 का, बाकी अटॉर्नी जनरल नहीं होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा इसमें से कथन सही है, तो उसमें से आपको कथन से यहाँ से देखना है। तो चलिए मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं बल्कि मतलब योग्य है, तो ये आपका सही है। वे या तो व्यक्ति या राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं, तो सभी नहीं होते हैं क्योंकि अनुच्छेद 20 और 21 क्या है आपको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें ये 3 नंबर लगभग कथन आपका क्या होता है कि गलत हो जाता है, तो 1 और 2 ही आपका सही है। तो 28 का आपका B नंबर आंसर हो जाता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आएंगे। 29 नंबर प्रश्न कहता है 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में कथन कौन सा सत्य है, और सही यहाँ पे उत्तर मतलब चयन करना है। तो देखते हैं पहला, मुंबई के गवर्नर को उसकी विधायी शक्तियों को वंचित कर दिया गया, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ये आपका सही है क्योंकि इससे क्या क्या था वंचित कर दिया गया था। मद्रास के क्या हुआ था
कि गवर्नर को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। गलत बात है, क्योंकि सारा सैन्य शक्ति वगैरह सब बंगाल में आ गया था। इसने वारेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। गलत बात है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। इस तरह से अगर देखेंगे तो आपका 29 का केवल 1 ही मिल जाता है कि सही है। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पे देखेंगे। यहाँ पे भी कथन पे क्या करना है, विचार करना है और सही को सम्मिलित करना है। तो चलिए, संविधान उच्च सदन में राज्य को समान प्रतिनिधित्व आपको प्रदान करता है। तो गलत है, क्योंकि उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में राज्यों को समान नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों का यहाँ प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो इस तरह से अगर वनगन हो गलत हो गया। यदि राज्यसभा पारित करके संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है तो राष्ट्रीय हित में वह आशय का समाधान है। तो ये आपका सही है, क्योंकि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची में राज्यसभा ही संशोधन कर सकती है। 1 साल के लिए कानून आपको बनाती है। तो ये आपका केवल 30 का अगर आप देखेंगे तो 30 का आपका बी नंबर यानी कि केवल 2 ही आपका सही है। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मतलब कमांडर है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 31 का आपका ये हो जाता है ए नंबर आंसर 145। तो देख लीजिए, लीड बैंक योजना ये है संबंधित है। साथ ही साथ कोई मतलब तामझाम खाता नहीं, ये संबंधित है। और साथ ही साथ बैंकिंग संवाददाता ये मॉडल, इस पे यह क्या है, सही कथन है। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तो 32 नंबर मतलब योजना जो पंचवर्षीय योजना है उससे जुड़ा हुआ है आपका सवाल। तो यहाँ पे भी कथन सही की पहचान करना है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग की स्थापना की जोर दिया गया था 1956 से या 61 था, तो ये सही है। तीसरी मतलब 5 ईयर, तीसरा जो था 5 ईयर यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। योजना औद्योगिकरण की नीति के रूप में आयातित प्रतिस्पर्धी अवधारणा को पेश किया था। गलत है, औद्योगिकरण नहीं हुआ था बल्कि सम्मिलित था, कृषि और औद्योगिकरण दोनों ही था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 2 नंबर गलत हो जाता है, तो केवल 1 आपका सही है। तो इस तरह से 32 का आपका ए नंबर आंसर हो जाता है। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे। बैंकों को अपनी नगद और हाथ कुल संपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना आवश्यक होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो SLR के नाम से जाना जाता है। लगभग इस बैंकों को अपने पास में कितना 18% SLR आपको रखना पड़ता है। चलिए 33 नंबर प्रश्न हो गया। 34 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आएंगे। तो 34 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनशील है। तो चलिए इसमें से देखते हैं। तो भुगतान शेष चालू खाते से संबंध में, तो ये कथन क्या है कि आपका सही है। भुगतान शेष पूंजी खाते के संबंध में, तो ये आपका गलत हो गया। इस तरह से 34 का आपका ए नंबर आंसर आपका सही है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में लिखित में से किसे संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। तो संकीर्ण मुद्रा में आपका कौन सा आ जाता है, तो M1 आ जाता है सब, जबकि एक M4 होता है जो सबसे बड़ी आपका M4 सबसे बड़ी मुद्रा के रूप में इसको जाना जाता है। जबकि सबसे अधिक तरलता देखेंगे आपको तो M1 में ही देखने को मिलता है। चलिए 36 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे भी सही कूट की पहचान करना है और इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसकी भी पहचान करना है। तो चलिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, तो ये सही है। रॉबर्ट ब्राउन, तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ये गलत हो गया, उसने केंद्रक की खोज किया हुआ था। रॉबर्ट ब्राउन किसने खोज किया था, तो केंद्रक की खोज किया था। पुरकेंजे ने नाभिक के पुरकेंजे ने नहीं किया था, जबकि पुरकेंजे ने जीव द्रव्य की खोज किया हुआ था। इस तरह से 3 भी आपका गलत है। लिविन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था, तो ये आपका सही है। इस तरह से अगर देखेंगे तो 1 और 4 आपका सही हो जाता है। 36 का डी नंबर आपका आंसर। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे। निम्नलिखित में से कथनों पर यहाँ पे भी आपको विचार करना है। तो असत्य फल निषेचन के बाद एक विकसित होता है, जबकि वास्तविक फल बिना निषेचन से विकसित होते हैं। तो ये क्या हो गया कि गलत हो गया, क्योंकि असत्य फल निषेचन के बाद मतलब निषेचन से पहले आपको ये विकसित हो जाता है। चलिए, आम, मक्का और अंगूर वास्तविक फलों का उदाहरण है, तो ये आपको क्या है कि सही है। सेब, नाशपाती, खीरा असत्य फलों का उदाहरण है। तो अगर इस तरह से देखेंगे ये 37 का, तो ये भी आपका सेब ये असत्य फल है जो कि सही है। इस तरह से अगर 37 का आपका बी नंबर आंसर हो जाता है। 2 और 3 इसका सही है, कथन उसका 1 वाला ऑप्शन गलत है। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। तो 38 नंबर भी यहाँ पे भी आपको विचार करना है और इनमें से कौन सा गलत है ये आपको इसमें से पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं। मनुष्य स्वपोषी होने के साथ साथ विषम पोषी जीव है, तो गलत बात है। पौधे ही सिर्फ स्वपोषी होते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं।
मनुष्य के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है कि आपको कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह से मतलब ऊर्जा का देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट है। तो चलिए ठीक है, कुछ हद तक ले कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी आपको मतलब जानते हैं वसा हो गया, प्रोटीन, वो सब भी ऊर्जा का ही स्रोत है। चलिए कार्बोहाइड्रेट भोजन के लिए, तो ताकि इसको देखेंगे तो ये भी आपका गलत ही है, क्योंकि एकमात्र स्रोत कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, वसा और प्रोटीन भी है। चलिए 3 नंबर देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट भोजन की ऑक्सीकरण पर न्यूनतम ऊर्जा प्रदान होती है। तो बात सही है, क्योंकि इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.2 किलो कैलोरी की प्राप्त होती है, जबकि मतलब आप प्रोटीन से 4.3 किलो कैलोरी मिलता है, और जबकि वसा से 9.3 किलो कैलोरी मिलता है। तो ये 3 नंबर आपका ऑप्शन सही है, अधिकतम ऊर्जा वसा से होता है। तो बात सही है, क्योंकि वसा से 9.3 किलो कैलोरी की हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 3 और 4 इसका क्या हो जाता है कि सही है। 3 और 4 सही है, लेकिन यहाँ पे आपको गलत की पहचान करना है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो गलत में आपका 1 और 2 क्या है, आपका गलत है। चलिए 39 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आएंगे। लिखित में किस प्रकार की कोशिका में एक लीकेज गैप होता है जिसे सिनेप्स यानी कि साइनेप्स के रूप में जाना जाता है, तो वह तंत्रिका कोशिका में आपको देखने को मिलता है। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे। मानव में भोजन में पाचन के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं, भोजन को तोड़ता है और बैक्टीरिया को मारता है। तो ये क्या है कि सही है। पीत रस वसा को पाचीकरण करता है, बात सही है। क्षारीय है, उसको वसा को पचाने का कार्य करता है। अम्लीय माध्यम इंजाइम रस को सक्रिय करके प्रोटीन के टूटने में सहायक होता है। तो बात सही है, ये भी है। पीत रस जो कि मतलब काइम यानी कि चाइम, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन को अम्लीयता बढ़ जाती है। तो गलत बात है, क्योंकि यह अम्लीयता नहीं, पीत रस से निकलने से क्या होता है कि क्षारीय होता है, तो उसके क्या होता है, क्षारीयता। तो इस तरह से अगर डी नंबर देखेंगे तो 40 का आपका डी नंबर आंसर हो जाता है, जो कि गलत है। चलिए 41 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। 41 यहाँ से हमारा करंट अफेयर शुरू हो जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का एक नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो संजय कुमार अग्रवाल को बनाया गया। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य को धुंधु मतलब क्या है, धोंडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में इसको चुना गया है? तो याद रखिएगा वह गुजरात का है। किस फुटबॉल खिलाड़ी को द सिक्किम स्नाइपर उपनाम से जाना जाता है? तो आपको वाइचिंग भूटिया को जाना जाता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23वां SCO शिखर सम्मेलन के किसके अध्यक्षता में आपको किया गया? तो याद रखिएगा वह भारत का। NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक किनके द्वारा आपको लिखा गया? तो रामचंद्र मतलब मूर्ति मतलब कोंदू फटल के द्वारा किया गया। अभ्यास जायद तलवार भारत और किसके मध्य आपको आयोजित किया गया? तो भारत और UAE के बीच आपको किया गया है। चलिए 47 नंबर पर आते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 23 में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो आपको आइसलैंड है। उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से है। 2047 में किसके उन्मूलन के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसका उल्लेख बजट में किया गया? तो सिकल सेल एनीमिया का है। तो 47 का बी नंबर आंसर। चलिए गौड़ उत्सव 23 किस राष्ट्रीय उद्यान में आपको मनाया गया था? वो काजीरंगा जो कि है असम में, उसमें मनाया गया। इस तरह से पूरी तरह से कंप्लीट होता है हमारा सेट। आगे का सेट देखने के लिए हमारे चैनल्स पे ऐसे ही बने रहे। चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगला सेट के साथ में। जय हिंद।